सुप्रभात बच्चों। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पहला पाठ भाषा और भाषा के भेद इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले भाषा को देखते हैं। तो भाषा जो है हमारे भावों या विचारों को व्यक्त करने का साधन होता है। हम भाषा के माध्यम से ही किसी की बात सुन और समझ सकते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि भाषा का आधार शब्द होता है। शब्दों के प्रयोग से ही हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाकर समझा सकते हैं और उनके भावों या विचारों को समझ सकते हैं। यही भाषा कहलाती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक बच्चा बोल रहा है, दूसरे चित्र में एक लड़की पढ़ रही है और तीसरे चित्र में एक लड़का लिख रहा है। बोलना, पढ़ना, लिखना ये तीनों ही भाषा के रूप हैं। आइए भाषा की परिभाषा देखते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें एक पिता अपने बच्चे को कुछ कहकर समझा रहे हैं। और लिखित भाषा के अंतर्गत हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि दूसरे चित्र में दिख रहा है कि एक अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखकर अपने बातों को कह रही हैं। अब इस आधार पर हम मौखिक और लिखित भाषा के अंतर को भी समझ लें। बच्चों, मौखिक और लिखित भाषा में बहुत अंतर होता है। आइए इसको देखते हैं। पहला, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, अर्थात मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम रूप है और लिखित भाषा यह भाषा बहुत बाद में विकसित हुई। दूसरा, यह भाषा का अस्थायी रूप है, यानी मौखिक भाषा जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, परंतु लिखित भाषा यह भाषा का स्थायी रूप है। तीसरा, यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, परंतु लिखित भाषा यह दीर्घ काल तक बना रहता है। चौथा, इसे व्यक्ति बिना प्रयास के स्वतः सीख लेता है, परंतु लिखित भाषा को प्रयास और अभ्यास से ही सीखा जाता है। पांचवा, यह भाषा का प्रधान रूप है, परंतु लिखित भाषा यह भाषा का गौण रूप होता है। छठवां, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा की इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। तो इस तरह से आपने मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अंतर को भी देख लिया। अब आइए जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों, हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा के लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आइए कुछ लिपियों को देखते हैं। भाषाओं की लिपियाँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, इत्यादि। बच्चों, बोली किसे कहते हैं इसे भी देख लेते हैं। बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह या स्थान पर किया जाता है। जिस बोली का संबंध जिस स्थान से होता है वह वहाँ तक सीमित होती है। बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल के लिए किया जाता है। लेखन कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि बोलियाँ हैं। इसका प्रयोग केवल इनसे संबंधित है। बच्चों, भाषा के विविध रूप होते हैं। पहला, राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है।
दूसरा, मातृभाषा। हमारी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि इससे हमारी अस्मिता की पहचान जुड़ी है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह मान्यता रही है कि जो व्यक्ति जहाँ का है, जैसे कोई बिहार का है तो बिहारी या भोजपुरी भाषा, कोई बंगाल का है तो बंगाली, कोई राजस्थान का है तो राजस्थानी। इस तरह से वहाँ की जो भाषाएं हैं वही उसकी मातृभाषा कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मातृभाषा हम हिंदी को ही मानते हैं क्योंकि हिंदी से हमारा जुड़ाव जो है ये हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। संपर्क भाषा। तीसरा, संपर्क भाषा। अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया है कि प्रयोग के स्तर पर हिंदी का स्थान संपर्क भाषा के रूप में सबसे ऊपर है। चौथा, राजभाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। बच्चों आइए अब व्याकरण का अध्ययन करते हैं। व्याकरण से अभिप्राय उन नियमों से है जिनके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख पाते हैं। तो इस तरह से व्याकरण की परिभाषा हुई। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे कहूँ कि लड़का रो रही है तो आप कहेंगे कि नहीं मैम ये गलत है, लड़का तो पुल्लिंग है और रो रही है स्त्रीलिंग है। तो ये आपको पता है कि जब कर्ता पुल्लिंग होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो वह इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा कि लड़का रो रहा है। यह नियम यह कैसे जाना हम लोगों ने? तो यह व्याकरण के द्वारा ही हम समझ पाए। आइए व्याकरण के अंग देख लेते हैं बच्चों। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। यह स्तर ही व्याकरण के अंग कहलाते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। बच्चों इस तरह से आपने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है और व्याकरण के अंग क्या हैं। अब आप भी ध्यान से इस पाठ का अध्ययन कीजिए और दिए गए गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका पहला गृह कार्य है पाठ को ध्यान से पढ़िए। दूसरा, लिखित प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्न कॉपी में लिखिए। तीसरा, शेष प्रश्न पेंसिल की सहायता से स्वयं हल कीजिए। धन्यवाद।